तो बिल्कुल आवाज ठीक है? जी सर है। ठीक है। तो हम आज जीएस पेपर 1 पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो जीएस पेपर 1 के अंदर सिलेबस में क्या-क्या पॉइंट हैं और हमें किन-किन पॉइंट में कितनी बातें पढ़नी है और क्या-क्या पढ़ना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि एक-एक पॉइंट को हम उठाएँगे, उठाने के बाद में क्या करेंगे, सबको उससे क्या क्वेश्चन्स बन सकते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और उसके क्या फैक्ट हैं, सारे हम पढ़ते हुए चलेंगे एक-एक करके, पीवाईक्यू को साथ में समाहित करते हुए, ठीक है? तो पहला ही टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर का, कला और संस्कृति का। कला और संस्कृति में जो सिलेबस में दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो उसमें दिया है कि प्राचीन काल से, ठीक है? प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला रूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू इसमें शामिल हैं। तो पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति, तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे संस्कृति होती क्या है, आगे को पढ़ने से पहले। संस्कृति और सभ्यता 2 वर्ड हैं अलग-अलग। तो मैं संस्कृति को पहले डिफाइन करता हूँ, अभी हम सिलेबस को समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सिलेबस में जो चीज़ लिखी है, एक-एक पॉइंट को समझेंगे, फिर उसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। तो भारतीय संस्कृति, तो संस्कृति का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो संस्कृति पहली बात, अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊँगा, किसी चीज़ को करने का तरीका, ठीक है? वो संस्कृति में आता है। कोई काम हम किस तरीके से करते हैं, वो संस्कृति। जैसे कोई व्यक्ति है, खाना खा रहा है, एक व्यक्ति हाथ से खाना खा रहा है, एक व्यक्ति चम्मच से खाना खा रहा है। तो हम जो हाथ से खाना खा रहे हैं, वो क्या है? वो हमारी संस्कृति का पार्ट है और हम किस प्लेट में खाना खा रहे हैं, धातु की प्लेट में खा रहे हैं या मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहे हैं, वो हमारी सभ्यता है। तो जो भौतिक पक्ष होता है, उसको हम सभ्यता बोलते हैं और जो अमूर्त पक्ष होता है, किसी समाज का अमूर्त पक्ष होता है, उसको हम संस्कृति बोलते हैं। अभी मैं इसको और समझाऊँगा। देखो, संस्कृति के अंतर्गत हम किस चीज़ की बात करेंगे? खान-पान की बात करेंगे, किसी समाज के खान-पान की बात करेंगे, पहनावे-ओढ़ावे की बात करेंगे, संगीत की बात संगीत की बात करेंगे। ये सब किस चीज़ का? संस्कृति का हिस्सा है, ठीक है? और संस्कृति ज़्यादा व्यापक होती है सभ्यता की तुलना में। यहाँ हम दोनों पॉइंट को समझते हुए चलेंगे कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। तो भारतीय संस्कृति का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि भारत की जो राजनीतिक सीमा है, ठीक है? और राजनीतिक हो गई और सामाजिक सीमा या सांस्कृतिक सीमा भारत की बहुत लंबी रही है। आप लोगों को पता होगा, प्राचीन काल में अफ़गानिस्तान से लेकर के और पूरा आपका बंगाल तक, म्यांमार तक, यहाँ और दक्षिण में अब काफ़ी दूर तक भारत की संस्कृति फैली हुई थी। तो उस सीमा के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संस्कृति का बेसिकली मतलब यही हो गया कि किसी समाज का रहन-सहन कैसा है, खान-पान कैसा है, तौर-तरीका कैसा है, ये संस्कृति के अंदर आता है। अब थोड़ा सभ्यता को समझ लेते हैं। सभ्यता किसी समाज का भौतिक पक्ष होता है। उदाहरण से मैं समझाऊँगा, उसको समझिएगा। जैसे एक कोई महल बना हुआ है, ठीक है? उस महल के अंदर जो राजा हैं, रानियाँ रह रहे हैं। तो जो महल बना हुआ है, महल किसी समाज का भौतिक पक्ष है, तो वो उसकी सभ्यता हो गई। पर उसके अंदर जो राजा-रानी रह रहे हैं, उन्होंने किस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है? वो वस्त्र पहनने का तरीका कैसे है? जैसे साड़ी होती है, कुछ लोग उल्टे पल्ले की साड़ी पहनते हैं, कुछ सीधे पल्ले की साड़ी पहनते हैं, वो क्या है? वो संस्कृति है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी? एक बार आप लोग बीच-बीच में हाँ बोलते रहिएगा, नहीं तो मैं दोबारा समझाऊँगा, ठीक है? रितु और अमिता, हाँ जी। जी बात सर। समझ में आ गई? आ जी रही सर। आ रही। संस्कृति और सभ्यता समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बताते हुए चल रहा हूँ क्योंकि अभी हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो और डेप्थ में लेकर के जाऊँगा, ठीक है। ठीक है? तो दोबारा मैं थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। संस्कृति का मतलब खान-पान, रहन-सहन, ठीक है? आमूरत जो हमें दिखती नहीं है और सभ्यता का मतलब जिसे हम देख सकते हैं भौतिक पक्ष, जैसे महल हो गया, किस तरह के बर्तन हो गए, धातु के बर्तन हो गए, ठीक है? तो ये हो गया आपकी सभ्यता। और जो संस्कृति होती है वो ज़्यादा व्यापक होती है, सभ्यता सब ज जैसे संस्कृति होगी वैसे ही सभ्यता बनेगी,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। भारतीय संस्कृति का मतलब समझ में आ गया रितु और अमिता? जी सर। जी ठीक है। सर। अब अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला, रूप और साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। अब देखो, अब दूसरी लाइन हम समझते हैं कि प्राचीन काल से आधुनिक काल। तो प्राचीन काल की जब हम बात करते हैं तो प्राचीन काल हमारा शुरू होता है पाषाण काल से, ठीक है। पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल। आधुनिक काल का मतलब यहाँ पर ब्रिटिश से है, जब अंग्रेज आ गए वो आधुनिक काल है। ब्रिटिश जब साम्राज्य आ गया था वो पूरा आधुनिक काल है, ठीक है। तो प्राचीन काल मतलब पाषाण काल से लेकर ब्रिटिश के आगमन तक की जितनी भी भारत के अंदर संस्कृति रही है, प्राचीन काल के अंदर, मध्यकाल में और आधुनिक काल में, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो प्राचीन काल, आधुनिक काल समझ में आ गया। उसके बाद कला का रूप, ठीक है। तो अब यही मैं रोक के बताता हूँ कला क्या होती है। कला पे आते हैं और कला के रूप क्या होते हैं। कला का सिंपल सा जो अर्थ है, किसी भी सृजनात्मक गतिविधि को, ठीक है, सृजनात्मक गतिविधि को कला कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, उसको धनुष बाण चलाना नहीं आता है, लेकिन अब वो क्या हुआ, किसी गुरु के पास में गया और उससे बोला कि सर मुझे ना धनुष बाण चलाना सीखना है, ठीक है। तो अब उसके गुरु ने अपने चेले को धनुष बाण चलाना सिखा दिया। तो अब उसको जो चीज सिखाई गई वो सृजन की गई है ना, जन्मजात नहीं है ना, सिखाया गया। तो कला वो सारी चीजें होती हैं जो सृजन की जा सकती हैं। सृजन के साथ सृजनात्मक जो गतिविधियां होती हैं वो सारी चीज कला होती हैं। जैसे नृत्य क्या है, कला है, ठीक है। मूर्ति बनाने का तरीका एक कला है, जिसे मूर्ति कला कहते हैं। चित्र बनाना चित्र कला है। तो ये अलग अलग पहलू होते हैं। तो इसने बोला कला का रूप, तो हम कला का रूप समझते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। कला में सबसे पहले हम बात करेंगे स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य कला होती है, स्थापत्य कला के बाद में आप बात होती है मूर्ति कला की, फिर बात होती है चित्रकला की, और इसके बाद एक आमूरत कला भी होती है। आमूरत कला में हम नृत्य की बात करेंगे, संगीत की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, ठीक है। आप लोग को बात समझ में आ रही है रितु और अमिता? आ रही सर। हाँ, बीच बीच में हाँ बोलते रहना, कहीं जैसे लगे कि मैं कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत बताना, ठीक है। ठीक हम, है। हाँ। तो अब सबसे पहले हम यही समझ रहे हैं, पूरे सिलेबस की पहले कल्चर की लाइन को समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या और क्या क्या पढ़ना है। हाँ तो जी। कला के रूप में हमने स्थापत्य कला पढ़ेंगे, इसमें हम मूर्ति कला पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे और आमूर्त कला पढ़ेंगे। आमूर्त कला में हम नृत्य पढ़ेंगे, संगीत पढ़ेंगे, ठीक है, साहित्य पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बताते हुए चलूंगा चलूंगा कि स्थापत्य कला क्या होती है, मूर्ति कला क्या होती है और चित्रकला होती है। बच्चे एक बात ध्यान आप लोग रखना कि अभी मैं इस चीज को डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक भूमिका बना रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्थापत्य कला को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मूर्ति कला डिटेल में पढ़ेंगे, चित्रकला डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो सिलेबस में लिखा है कला का रूप। कला का रूप का मतलब हो गया कला कितने तरीके की होती है। तो मैंने बताया आप लोगों को बेटा, स्थापत्य कला होती है, मूर्ति कला होती है, चित्रकला होती है, अमूर्त कला होती है। अब स्थापत्य कला की बात करते हैं। देखो, स्थापत्य कला का मतलब सिंपल सी बात है, भौतिक पक्ष से है। भौतिक कला, भौतिक कला का मतलब भाई क्या हो गया, मंदिर हो गए, ठीक है, मस्जिद हो गई, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इमारतें, ठीक है। फिर इसी में स्थापत्य कला में गुफा स्थापत्य भी आता है। गुफा स्थापत्य जिसमें हम चैत्य पढ़ेंगे, चैत्य हो गए, विहार हो गए, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, जो भौतिक रूप से जो कोई चीज बनी हुई है ना, वही स्थापत्य कला हो गई। मैंने उदाहरण दे दिया, मंदिर, मस्जिद, ठीक है, गुरुद्वारे, इमारतें, गुंबद, उसके बाद चैत्य, विहार, ये सब स्थापत्य कला के अंदर आती है। उसके बाद में बेटा समझ में आ गई स्थापत्य कला, आगे चलूं? हाँ जी। जी सर। ठीक है। उसके बाद हम मूर्ति कला की बात करते हैं कि भाई मूर्ति कला क्या होती है। देखो, मूर्ति कला का, मूर्ति बनाने का तरीका, ठीक है। मूर्ति कला का मतलब हुआ मूर्ति बनाने का तरीका क्या होगा। तो मूर्ति कला के अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज, पत्थर की मूर्ति कैसे होती थी, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई। उसके बाद माफ कीजिएगा, पहले मिट्टी की मूर्ति बनी, मिट्टी की मूर्ति की शुरुआत कैसे हुई, फिर पत्थर की मूर्ति कैसे बनी, फिर धातु की मूर्ति कैसे बनी बनी।
है ना? इसको हम क्रम से पढ़ेंगे, पाषाण काल से हड़प्पा, फिर एंड तक लेकर जाएंगे मूर्ति कला को। मूर्ति कला का सिंपल सा मतलब है मूर्ति बनाने का तरीका। मूर्ति कला बेटे समझ में आ गई? जी सर। चलिए चित्रकला। देखो चित्रकला जो होती है, चित्रकला सबसे समझ, चित्र बनाना, ठीक है? तो चित्र जो है दीवार पे भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है? या किसी वस्तु पे भी बनाए जा सकते हैं। तो जहाँ-जहाँ चित्र बनेंगे, है ना? उसी को हम चित्रकला बोलते हैं। जब चित्रकला की हम शुरुआत करेंगे, तो हम प्राग ऐतिहासिक काल से हम चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे-कैसे भीमबेटका की गुफा में चित्र बने, फिर क्या फिर हड़प्पा में चित्रकला थी कि नहीं थी, ठीक है? उसके बाद वैदिक में देखेंगे, तो इसके क्रम को हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? ये चित्रकला हो गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं अमूर्त कला। अमूर्त कला में पढ़ेंगे हम नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है? कैसे-कैसे भरतनाट्यम आया, ठीक है? संगीत के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद साहित्य पढ़ेंगे। आप लोग को याद होगा कि साहित्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते रहे हैं, इस बार भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस की परीक्षा 2024 में क्वेश्चन साहित्य से पूछा था, है ना? कि साहित्य जो प्राचीन भारतीय साहित्य है ना, उनका संक्षिप्त विवरण देना था और साहित्य से क्वेश्चन लगातार पूछता रहा है। तो सिलेबस में कला का रूप हमने पढ़ लिया, ठीक है? उसके बाद में हमने साहित्य समझ लिया, ठीक है? कि साहित्य अमूर्त कला का हिस्सा होता है, साहित्य भी हमें पढ़ना है। उसके बाद वास्तुकला, वास्तुकला मतलब वही आपका स्थापत्य कला, वो सेम चीज़ है, ठीक है? स्थापत्य कला में हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुफा, चैत्य विहार सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई पहली लाइन? जी सर। तो सिलेबस का अब मैं यहाँ पर बताता हूँ, कह रहा है कि भारतीय संस्कृति मतलब सिंपल सी बात है, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जितनी भी कला है, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, उसके बाद में तुम्हारे साहित्य हो गए, इन सब का विकास हमें देखना है कि किस-किस काल में किसका कैसे-कैसे विकास रहा। प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल जिसे हम बोलते हैं, पाषाण काल में इसकी क्या स्थिति थी, स्थापत्य कला की, मूर्ति कला की, चित्रकला की, फिर हड़प्पा में क्या स्थिति थी, फिर वैदिक में क्या स्थिति थी, फिर मौर्य काल में क्या स्थिति थी, फिर मौर्योत्तर काल में क्या स्थिति थी, गुप्त काल में क्या स्थिति थी, फिर दिल्ली सल्तनत में क्या स्थिति थी, फिर मुगल को पढ़ेंगे। मुगल के बाद में हम देखेंगे कि आधुनिक भारत जब ब्रिटिश आते हैं, मतलब यूरोपीय कंपनियाँ आती हैं, तो वो भी तो कोई कला लेके आएँगी, तो वो क्या कौन-कौन सी कलाएँ लेकर के आती हैं, इस क्रम को हम ऐसे पढ़ेंगे। समझ में आ गया? जी सर। जी सर। पहली लाइन तो आपको अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कला और संस्कृति में पढ़ना क्या है, ठीक है? अब मैं एक चीज़ आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर आप अगर कला की बात करेंगे, तो आपको बस ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर अभी हेडिंग बता दी कि जब भी किसी काल में आप पढ़ोगे तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि वहाँ पर स्थापत्य कला क्या थी, मूर्ति कला क्या थी और चित्रकला क्या थी और अमूर्त कला क्या थी। तो छूटते आपका, जैसे मैं हड़प्पा सभ्यता की कला की बात करूँगा तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए कि सर हड़प्पा कला का मतलब ये पूछ रहे हैं कि हड़प्पा में स्थापत्य कला कैसी थी, मूर्ति कला कैसी थी और चित्रकला कैसी थी और अमूर्त कला कैसी थी। मैं यहाँ पर ये बात नहीं पूछ रहा कि वहाँ का समाज कैसा था। समाज के बारे में हमें यहाँ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी, हम कला के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? यहाँ बहुत ज़्यादा हमें फैक्ट नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पढ़ना है जो कला के जो-जो मुख्य बिंदु हैं। तो अगर कोई कोई बच्चे मैंने देखा है जब वो आर्ट एंड कल्चर पढ़ने लगते हैं तो पूरा प्राचीन इतिहास पढ़ लेते हैं, पूरा आधुनिक भारत पढ़ लेते हैं। नहीं, उसमें आपको कुछ-कुछ पॉइंट देखो आयोग ने क्लियर बिल्कुल क्लियर लिस्ट लिखा हुआ है। साहित्य, वास्तुकला और कला के रूप इतना ही पढ़ना है। कोई बहुत डेप्थ में नहीं घुसना है कि हमें बिल्कुल उसमें पीएचडी करनी। पीएचडी अगर आप करोगे तो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है? सिर्फ हमें टू द पॉइंट चलना है और आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है, 10 से 12 दिन का होता है। इसमें 10 से 12 दिन में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है? हाँ, तो ये बात आप समझ गए ना कि कला में हमें सिर्फ़ वही चीज़ें पढ़नी है जो कला का पक्ष है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है कि भाई समाज कैसा था और ये धर्म कैसा था, ये बहुत इस चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है? तो आधुनिक भारत का इतिहास, तो आप एक बात को ध्यान रखिए, आप बार-बार सुनने में आता है भाई प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, ये बार-बार इसका विभाजन देखो, प्राचीन काल, मध्यकालीन, आधुनिक जो काल ये डिवाइड किया गया ना, ये अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया। ठीक है? जब-जब
किसी एक पीरियड में कोई बड़ा बदलाव आया तो उसके बाद हमने उसको चेंज कर दिया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, बात को समझिएगा। जैसे प्राचीन काल की शुरुआत पाषाण काल से मानी जाती है। भाई पाषाण काल, फिर आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता आई, हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आई, उसके बाद में आप देखेंगे कि मौर्य काल आएगा, मौर्योत्तर काल, कुषाण काल। तो ये जब आप देखेंगे ना तो लगभग हर एक चीज में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी। कुछ पाषाण काल में कुछ चीजें थी जो हड़प्पा में देखने के लिए मिलेंगी, हड़प्पा में कुछ चीजें थी जो वैदिक में देखने के लिए मिलेंगी। तो अभी ये कोई काल एक दूसरे से अलग नहीं हुआ है, तो हम इसको सबको एक प्राचीन काल में मानते हैं। हाँ, डेवलपमेंट होता गया, विकास होता गया, आगे चलेंगे मंदिर का विकास हो जाएगा। लेकिन अब अचानक क्या होगा, जब अब मध्यकालीन को क्यों अलग करते हैं? मध्यकालीन को हम इसलिए अलग करते हैं कि वहां पर एक बड़ी क्रांति हुई। बड़ी क्रांति ये हुई कि भारतीय जो शासक थे, ठीक है, उनका पतन हो गया। जो प्राचीन काल में शासक थे उनका पतन होने लगा और बाहर से आक्रमणकारी जैसे अफगानिस्तान, मध्य एशिया से आने लग गए। सर जैसे मोहम्मद बिन तुगलक की एंट्री होती है, मोहम्मद बिन तुगलक की एंट्री का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर इस्लाम आने लगा। इस्लाम आने लगा तो इस वजह से इतिहासकारों ने मध्यकाल को अलग कर दिया कि भाई यहाँ से इस्लाम आएगा, फिर दिल्ली सल्तनत चलेगा, है ना। उसके बाद में जैसे गुलाम वंश हो गया, ये सारे वंश, अफगान अफगान वंश हो गया, ये सारे लोधी वंश, ये सब चीजें चलेंगी। तो अब कहीं ना कहीं जो पहले चीजें चल रही थी उससे अलग होगी। कोई आक्रमण बाद एक राजा आएंगे, क्रम बदलता जाएगा, फिर मुगल आएंगे, फिर मुगलों का पतन होने लगेगा। अब मुगल का जब पतन होने लगेगा तो आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी होगी, यूरोपियन कंपनी आ चुकी होगी और भारत के अंदर नई नई चीजें डेवलप होने लगेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब इस्लाम, मुगलों का शासन खत्म हो रहा है, अंग्रेज आ रहे हैं, तो यहाँ पर काल में परिवर्तन आ गया ना भाई। अब वो चीज नहीं चलेगी आगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, प्लासी का वॉर करेंगे ये लोग, बक्सर करेंगे और यहाँ पर शासन स्टैब्लिश कर लेंगे। ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीजें आ जाएंगी, पॉलिसी, संविधान सब वही चलने लगेगा। तो अब क्या हो गया, ये वाला जो पीरियड हो गया वो मध्यकाल से अलग हो गया। इसलिए हम लोगों ने बोला कि भाई ब्रिटिश आ रहे हैं, चीजें अलग चल रही हैं, अलग अलग यहाँ पर है, तो हम इसको आधुनिक काल नाम दे देंगे। बात समझ में आ गई कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत में क्या डिफरेंस है? क्लियर है प्रिया और रितु? जी सर, क्लियर। हाँ, हाँ, अगर जैसे डाउट हो ना तो साथ के साथ पूछते हुए चलना। मीनू भी आ गई, अमिता। जहां भी डाउट हो ना, क्योंकि सिलेबस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस सबसे बड़ी चीज है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का तरीका। ओके सर, पूछ लूंगी। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि भाई अब जैसे कि प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक अलग अलग क्यों है, इसलिए अलग अलग है। अब यहाँ पर हम चलते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। ये हमारा सिलेबस है। सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट हम समझा चुके हैं, दूसरे पॉइंट को हम समझते हैं। तो कह रहा आधुनिक भारतीय इतिहास, फिर इसने डेट लिखी है, ध्यान से देखिए, 1757, 1757। फिर भाई साहब ने लिखा है सिलेबस वालों ने 1947। तो इन्होंने एक एरिया क्लियर कर दिया है। तो अब जब हम मुख्य परीक्षा के लिए आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो हमारा फोकस होना चाहिए 1757 के बाद की स्थिति। ठीक है, ये नहीं कि तुम्हें 1757 से पहले पढ़ना है कि भाई मुगलों का पतन क्यों हुआ, फिर वो सब हिस्सा प्रीलिम्स का है। ठीक है, कि भाई पुर्तगाली कब आए, डच कब आए, डेनिस कब आए, वो सबका आइडिया आपको प्री में होगा, लेकिन वो मेंस का हिस्सा नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेंस का हिस्सा शुरू होता है 1757 से। 1757 में क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध से सिलेबस स्टार्ट है आधुनिक भारत के इतिहास का। प्लासी के युद्ध से लेकर 1947, 1947 का मतलब हो गया भारत की आजादी। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध से लेकर के आधुनिक 1947 तक के अंदर जो जो गतिविधियां होंगी वो हमें पढ़नी है आधुनिक भारत इतिहास के अंदर। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आगे लिखा है कि महत्वपूर्ण घटनाएं। तो 1757 से लेकर 1947 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, महत्वपूर्ण घटनाएं। मतलब महत्वपूर्ण घटनाओं का मतलब यही हो गया भाई, प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध होगा, बक्सर के बाद में भाई अंग्रेज यहाँ पर स्टेबल हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके आंदोलन, गांधी जी आएंगे, गांधी जी का आंदोलन होगा, अलग अलग चीजें होंगी। वो क्रम 1947 तक हम पढ़ेंगे, नरम दल, गरम दल सब इसमें आएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाएं। उसके बाद इसने एक पॉइंट और लिखा हुआ है, व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी।
व्यक्तित्व का मतलब ये हो गया कि 1757 से लेकर 1947 तक जो घटनाएं होंगी, उसमें कुछ ऐसी पर्सनालिटी होंगी जो आधुनिक भारत इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ सकता है, महात्मा गांधी के बारे में पूछ सकता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछ सकता है, सर सैयद अहमद के बारे में पूछ चुका है पहले भी, पटेल के बारे में पूछ लेगा। ये सब महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है ना, कि जिन्होंने देश को आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोई भैया कोई पूछना है? नो सर, माइक ऑन है क्या? सॉरी। माइक ऑन। हाँ, रितु, रितु कुछ पूछना चाह रही हैं? नो सर। तुम्हारा हैंड रेज है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि तुम कुछ पूछना चाह रही हो। देखो हाथ तुम्हारा खड़ा है। सर आप फर्स्ट डे पढ़ाने आए हो ना, तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे 1-2 दिन में, फिर पूछ तब लेंगे अच्छे से। नहीं ऐसे क्या, कोई फर्स्ट डे आए हो तो ऐसा थोड़ी पूछ सकते हो। आराम से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भाग भाग के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। भाग भाग जी के सर, पढ़ने का। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सब ओके है। अभी सब ओके ना? जी। ठीक है, 1 मिनट। अवनीश सर, ये मेरे को पीपीटी नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? 1 मिनट, बच्चे को लाइन में रहना। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, दिख गई, दिख गई। ठीक है, ओके ओके, फाइन फाइन। हाँ, तो अब महत्वपूर्ण घटनाएं, पर्सनालिटी का मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई 1757 से लेकर 1947 तक कौन कौन लोग होंगे, इनका योगदान, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगली बात कह रहा, और समस्याएं। भाई व्यक्तित्व तो आप पढ़ोगे, उसके बाद क्या क्या समस्याएं हुई हैं, मतलब समस्याओं में हम बात करेंगे कैसे कैसे क्या क्या आंदोलन थे, किस किस गांधी जी के कौन कौन से आंदोलन थे, बंगाल में कौन कौन सी क्रांति थी, बंगाल में क्या समस्या थी, भारत में क्या क्या समस्या थी। ठीक है, वो सारी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पॉइंट 2 भी आपको सिलेबस का क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इज दैट क्लियर? एक बार हाँ बोल देंगे सब। ठीक है, ठीक है, ओके। नए थर्ड पॉइंट पे आ जाओ जल्दी से सर। कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण, देश के विभिन्न हिस्सों से इसके योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति। देखो यहाँ पर भी ये थोड़ा अच्छे से सिलेबस सबने डिस्क्राइब किया है। तो कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम। भाई स्वतंत्रता संग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो मेनली स्वतंत्रता संग्राम हमारा 1857 के विद्रोह से शुरू हो जाता है, जो मेन पार्ट है। तो यहाँ पर 1857 के विद्रोह से शुरुआत होगी, और उसके बाद भारत की आजादी तक। मतलब लास्ट आंदोलन कौन सा हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो 1857 से लेकर के 1942 तक ये स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग चरण थे। पहले एक चरण ये चलेगा, फिर उसके बाद में कांग्रेस का गठन आएगा। कांग्रेस के गठन जब होगी, तो उस टाइम नरम दल चलेगा, फिर गरम दल आएगा, फिर गांधी जी का आगमन होगा, फिर गांधी से पूर्व जिसको फिर गांधी चरण होगा, गांधी चरण के बाद में ये चरण है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि विभिन्न चरण का मतलब यही हो गया कि बीच बीच में जो चरण आएंगे, उसके अंदर जो जो घटनाएं हुई हैं, और उसके अंदर जो जो व्यक्ति थे, उनके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये कह रहा है कि विभिन्न हिस्सों में योगदान देते हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति। तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, एक बार हाँ बोल देंगे अगर किसी को, सबको समझ में आ गया तीसरा पॉइंट भी। ठीक है, जी सर, ओके। ओके। अब चौथा पॉइंट हम चलते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन। ठीक है, 1965, बस यहां समझना। देखो यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी में आपको 1965 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई जो आफ्टर इंडिपेंडेंट वाला जो टॉपिक है, वो सर, हाँ ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से लेकर के वो आज तक का पढ़ने लग जाते हैं। उसमें वो आपातकाल भी पढ़ लेंगे, मोरारजी देसाई। वो बेटा यूपीएससी का सिलेबस है, पीसीएस का नहीं है। पीसीएस कह रहा है कि मैं 65 तक ही पूछूंगा, उसके बाद तुम जो पढ़ोगे वो कबाड़ है, मैं पूछूंगा नहीं, तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो हमें उसके बाद का नहीं पढ़ना है, 1965 तक का ही पढ़ना है। इज दैट क्लियर? जी सर। तो अब ये कह रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता पश्चात का मतलब क्या हो गया? 1947 की बात हो रही है, और उसके बाद कह रहा है कि 1965। ठीक है, तो 1947 से लेकर के 1965 तक, ठीक है, भारत के अंदर जो अलग अलग रियासतें थी, उनका कैसे एकीकरण किया गया, फिर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया, भाषाई विवाद क्या था, रियासतों का विवाद क्या था,
वो सारी चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। 1947 से लेकर 1965 तक जो जो विवाद थे, आप लोग को याद होगा कि 1965 में एक वॉर हुआ था। बता पाएंगे कौन सा वॉर था? एक बार मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। 1965 भारत इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वॉर तक पढ़ना है हमें। 65 का मतलब ये हो गया। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे, इस बार क्वेश्चन पूछा था मुख्य परीक्षा 2024 में, ये क्वेश्चन आया था शायद। सर ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही मेरे को याद है कि तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा था, ये वाला यही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये पूछा था उसमें कि आजादी के बाद, ठीक है, मैं एक्यूरेट लाइन नहीं बता पाऊंगा, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पूछा गया था कि क्या क्या चुनौतियां थी स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर, क्या क्या चुनौतियां थी। तो उस टाइम चुनौतियां में क्या क्या हम चर्चा करेंगे कि भाई फूड क्राइसिस, भुखमरी थी, साक्षरता कम थी, भाषाई विवाद था, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को लेकर विवाद था। उसके बाद में आप रियासतों का एकीकरण पढ़ेंगे कि रियासतों को लेकर कैसे कैसे विवाद हुआ, ठीक है। उसके बाद में भूमि सुधार की भी समस्या थी, कैसे कैसे भूमि सुधार हुआ। उसके बाद में बाल श्रम की भी समस्या थी, महिला सशक्तिकरण, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के बाद जो जो प्रॉब्लम थी सारी इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग को क्लियर हो गई कि भाई तीसरे वाले पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चौथे पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है कि विश्व इतिहास, इसमें 18वीं शताब्दी की घटनाएं जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमा, मैं एक एक करके बताऊंगा, ठीक है, समझते हुए चलेंगे बेटा। देखो यूपीएससी तो क्या करता है, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, कभी नहीं पूछता है। पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हमेशा 2 क्वेश्चन डालता है। इस बार भी पूछा था, नेपोलियन वाला पूछा था, ठीक है, नेपोलियन से क्वेश्चन था। तो हम इसको ठीक से पढ़ेंगे। विश्व इतिहास 18वीं सदी की घटनाएं। 18वीं सदी का मतलब ये हो गया 1700 के बाद की घटनाएं, ठीक है। 18वीं सदी का मतलब ये हो गया 1700 से के बाद की घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं? औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है। औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई औद्योगिक क्रांति क्या है, इंग्लैंड में ही क्यों हुई, औद्योगिक औद्योगिक क्रांति के क्या क्या कारण थे, औद्योगिक क्रांति का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। औद्योगिक क्रांति से, है ना, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन क्या क्या आया, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के अंदर, है ना। क्रांति के कारण, प्रभाव, परिणाम, परिवर्तन, और भारत पे क्या प्रभाव रहा। क्योंकि आप लोग को याद है कि औद्योगिक क्रांति जब वहां पर हुई तो भारत का बाजार जो है ब्रिटेन के लिए खोल दिया गया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हस्तशिल्प का विघटन होगा, ठीक है। और बहुत बहुत ज्यादा स्थिति आ जाएगी, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ेगा। वो सारी बातें इसके अंदर हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के अंदर। विश्व युद्ध पढ़ेंगे फिर, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे। विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे, विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, फिर द्वितीय विश्व युद्ध की नींव क्यों रखी गई, इसमें कुछ पर्सनालिटीज के बारे में भी बात करेंगे। उसके उसके बाद है राष्ट्रीय राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण का मतलब यहाँ पर है जर्मनी के एकीकरण से और इटली के एकीकरण से है, ठीक है। ये इसके अंदर, ये यूरोप में 2 एकीकरण हुए थे, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, दोनों चीजों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। गैरीबाल्डी वगैरह यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। काबूर पढ़ेंगे, काबूर का क्या योगदान था। और उसके बाद में एक बहुत फेमस, वो क्या नाम है, लोग उनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन कौन थे, मैं नाम याद भूल रहा हूँ, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। तो हमें इसमें जर्मनी का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल का। नहीं नहीं, पटेल पटेल साहब नहीं, पटेल साहब को लोह पुरुष बोलते थे, लेकिन एक और थे जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था इटली के एकीकरण में। सॉरी, हाँ, इटली के एकीकरण में कौन थे, कोई बताएगा? बिस्मार्क। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अवनीश सर को याद है, मैं भूल रहा था, कभी कभी चीजें दिमाग से उतर जाती है। हाँ, विस्मार्क। विस्मार्क के बारे में यहाँ पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद उपनिवेशवाद एक टॉपिक है, ठीक है। उपनिवेशवाद क्या होता है आप सबको पता है। उपनिवेशवाद का मतलब ये है कि एक देश क्या करता है, दूसरे देश पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से क्या करता है, आधिपत्य स्थापित कर लेता है। इसमें मुख्यतः वो आर्थिक रूप से उस देश का शोषण करता है। मैं थोड़ा उदाहरण समझाऊंगा। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसने क्या करा, भारत भारत पे धीरे धीरे आक्रमण आक्रमण कहने का मतलब है वहां पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और भारत को आर्थिक रूप से शोषित किया।
तो भारत क्या हुआ? उपनिवेश बना किसका? ब्रिटिश का। तो उपनिवेशवाद का मतलब यही है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद क्या क्या है? उपनिवेशवाद का क्या कारण था? उपनिवेशवाद का अफ्रीका पे क्या प्रभाव पड़ा? भारत पे क्या प्रभाव पड़ा? उपनिवेशवाद की समाप्ति कैसे हुई? अगला टॉपिक है। उपनिवेशवाद कैसे खत्म हुआ? ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दर्शन, ठीक है। राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? समाजवाद क्या है? साम्यवाद का उद्भव कैसे हुआ? पूंजीवाद का क्या प्रभाव समाज। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है। यूपी पीसीएस बहुत ऊपर-ऊपर वाले क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत डेप्थ में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। कभी-कभी 1 क्वेश्चन पूछता है, कभी 2 पूछ लेता है। तो यहाँ बहुत वो फ़ोकस नहीं करेंगे। ठीक है? इसी में हमें फ्रांस की क्रांति भी पढ़नी है, ठीक है? जब राष्ट्रीय सीमा का पुनर्निर्धारण में हम फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है विश्व इतिहास में, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जो-जो चीज़ें लिखी हुई हैं, हम इस पे फ़ोकस करेंगे। औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, इतना हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, क्योंकि यहाँ से बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आ रहे, बस ऊपर-ऊपर पढ़ेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया भारतीय समाज। इंडियन सोसाइटी से 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो समाज वाला जो पार्ट है, इस पे हम बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। समाज वाले पार्ट, क्योंकि ये बहुत ईज़ी है पढ़ना और इसमें नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। तो अब इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? समाज की मुख्य विशेषता क्या होती हैं, ठीक है? अगर जैसे कोई समाज, देखो समाज को समझते हैं, समाज क्या होता है, ठीक है? एक कोई राजनीतिक सीमा है, उस सीमा के अंदर कुछ लोग इकट्ठा होंगे, ठीक है? जब कुछ लोग इकट्ठा हो जाएँगे, तो सबके लिए एक नियम बनाया जाएगा, भाई लोग इकट्ठा तो हो गए, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि भाई सब इकट्ठा होने के बाद में एक-दूसरे को मारे-पीटे या कोई किसी से के साथ बदतमीज़ी करे। तो ये अराजकता को रोकने के लिए एक सामाजिक नियम बनाए जाएँगे, ठीक है? जिनको हम बोलते हैं नैतिक नियम होते हैं, इनको हम मूल्य भी बोलते हैं। नैतिक नियम और मूल्य को बनाया जाएगा, ठीक है? तो जब ये सारी चीज़ लोग फ़ॉलो करने लगेंगे, नैतिक मूल्यों को फ़ॉलो करने लगेंगे, तो वही लोग क्या हो जाएँगे, वही चीज़ समाज का वो चीज़ समाज बन जाएगी। ठीक है? समाज का मतलब सिंपल सा होता है, जो साथ मिलके सब लोग रहते हैं, नैतिक मूल्यों का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं, वही है समाज। सभ्य सभ्य तरीके से। अराजक लोगों को समाज नहीं बोला जाता। तो भारतीय समाज की विशेषता कैसी है? तो जब भारतीय समाज की बात करते हैं, तो देखो हमारे यहाँ क्या-क्या है, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई कैसे भारत अनेकता में एकता है, ठीक है? उसके बाद भारत में प्राचीनता है, अध्यात्म भारत में है, ठीक है? उसके बाद भारत में, उसमें हम विशेषता में और भी, जैसे एक इसमें अलग से पॉइंट दिया है कि भारत की विविधता। तो भारत की समाज की मुख्य विशेषता में हम ये सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अनेकता में एकता पढ़ेंगे, उसके बाद भारत बहुधर्मवाद है, ठीक है? और प्राचीनता है, प्राचीनता की बात जब हम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि किस तरीके से भारत में हड़प्पा की कुछ चीज़ें थी, जो आज भी भारत में मौजूद है, हम उसका उसका अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है? पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, ठीक है? उसके बाद में अरेंज मैरेज के इसमें विवाह भी आ जाएगा, भाई विवाह भी एक संस्कार है, ये सब मुख्य विशेषता है समाज की, है ना? विवाह के बारे में जातिवाद पढ़ेंगे कि भाई जातिवाद क्या होती है, ठीक है? कौन-कौन सी जातियाँ होती हैं, ये सब समाज की मुख्य विशेषता में एक-एक करके हम पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि भारत की विविधता, भारत की जब विविधता की बात होगी, तो यहाँ सिर्फ सामाजिक विविधता की बात नहीं होगी। भारत में आप देखेंगे कि अनेक-अनेक धर्म हैं, अनेक-अनेक जातियाँ, अनेक-अनेक भाषाएँ, वो तो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता हो गई। पर आप देखेंगे भारत में भौगोलिक विविधता भी है। भारत में भाई पहाड़ भी हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, तटीय क्षेत्र भी हैं, तो ये क्या हो गई, भौगोलिक विशेषता हो गई। तो भौगोलिक विशेषता भी, माफ़ कीजिएगा, भौगोलिक विविधता भी हो गई, तो भौगोलिक विविधता को भी हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है? आर्थिक विविधता भी है भारत के अंदर। आर्थिक विविधता आप देखेंगे कि गरीबी और अमीरी, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, ठीक है? तो ऐसा ये मुद्दा क्यों बना है, अमीर और गरीब में अंतर क्यों है? ठीक है? आर्थिक विविधता, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता, भाषाई, देखो सामाजिक विविधता में भाषाई विविधता भी आती है। कोई लोग भाई गुजराती बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, तो इन सब की चर्चा होगी भारत की विविधता के अंदर। एक बार मैं रोक के आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई डाउट तो नहीं है? सर आ रही है समझ में।
ओके। समझ में आ रही है ना? सिलेबस को सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस को समझना है। सिलेबस एक बार समझ लेंगे ना, फिर हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस बार मतलब क्वेश्चन आता रहा है कि जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था मेंस वाले में, मुझे याद है कि भारतीय समाज की विशेषताएँ पूछ ली थी डायरेक्ट। मतलब सिलेबस का पॉइंट ही पूछ लिया कि भारतीय समाज की विशेषताएँ क्या हैं और आगे कुछ था। मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर रहा पर ये क्वेश्चन था। फिर भारतीय भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव वो हम अभी नीचे पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है, कभी-कभी विवाह पूछ लेगा कि विवाह का महत्व कम होता जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? चर्चा कीजिए। ठीक है? कभी पूछ लेगा कि क्या भारत में जातिवाद का स्वरूप बदला है? क्या जातिवाद और बढ़ा है या कम हुआ है? उसमें आपको चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है? कभी पूछेगा कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है, क्या वास्तव में धर्मनिरपेक्षता दिखाई पड़ती है या फिर उसमें कुछ त्रुटि है? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं भारतीय समाज के अंदर और विविधता के अंदर। अगला पॉइंट अब आप पूछिए, प्रिया कुछ पूछ रही हो? सर क्वेश्चन फॉर्म में मतलब आप डिटेल पढ़ाने के बाद क्वेश्चन फॉर्म में बताएँगे ना? अभी हाँ, आप लेट आई हो क्या? हाँ सर, थोड़ा वो एसे वाली क्लास चल रही थी ना। कोई बात नहीं। देखो मैं सिर्फ़ अभी सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ कि हम किसके अंदर क्या पढ़ेंगे, मैं पढ़ा नहीं रहा अभी आपको। ओके, ओके। ठीक है? हमें सिलेबस पता होना चाहिए ना किसके अंदर क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। जी सर, जी। जब पढ़ाऊँगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला ओके सर। पॉइंट हाँ, ओके। अगला पॉइंट है कि महिलाएँ और महिला। महिलाएँ का मतलब क्या होता है? देखो महिलाएँ वर्ड का मतलब सिंपल सा है, सिर्फ़ एक महिला की बात नहीं हो रही है। इसमें दलित महिला की भी बात होगी, इसमें कृषक महिला की भी बात होगी, इसमें जो आपकी जो डेवलप हो चुकी है मतलब जिनका विकास हो चुका है, उन महिला की बात होगी, इसमें बच्चियों की भी बात होगी। महिलाएँ मतलब हर वर्ग की महिलाओं की बात होगी। उसका क्या है महिला संगठन। तो महिला संगठन कब से बने, भारत की आज़ादी से पूर्व कौन-कौन से महिला संगठन थे? भारत की आज़ादी के बाद कौन-कौन से महिला संगठन थे? अब जैसे महिला आयोग क्या है? महिला आयोग भी एक संगठन है, ठीक है? तो वो जो संगठन बने, तो उन संगठनों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या-क्या योगदान दिया? इस बार क्वेश्चन आया था। ऐसे कुछ था कि कौन-कौन से महिलाओं के संगठन हैं और इस टाइप का कुछ था। तो संगठन से क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। एक सेवा करके एक महिला संगठन है। ठीक है? उन संगठन के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे और उन संगठन ने महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर अभी सिलेबस हाँ, सिलेबस खत्म हो गया क्या? अभी तो है ना? हाँ, अभी चलने दीजिए। ठीक है? तो महिला और महिला संगठन उनकी भूमिका मैंने अभी बताया कि महिला संगठन की क्या-क्या भूमिका थी, महिला सशक्तिकरण में उसको पढ़ेंगे, फिर अगला अगला है जनसंख्या, ठीक है? जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जनसंख्या के क्या कारण हैं, ठीक है? जनसंख्या ज़्यादा होने के फ़ायदे क्या होते हैं? जनसंख्या कम होने के क्या नुकसान हैं? क्या भारत जनसंख्या तीव्रता की ओर बढ़ रहा है? इसको कैसे रोका जाएगा? जनसंख्या वृद्धि में महिलाओं की क्या भूमिका है? क्या महिलाओं को शिक्षित करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है? ठीक है? उसके बाद ये सारी चीज़ें हम जनसंख्या के अंदर पढ़ेंगे। जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? अभी जनसंख्या की भारत में क्या स्थिति है? भारत में कितने युवा हैं? कितने वृद्ध हैं? ठीक है? वो सारे जनसंख्या से संबंधित सारे मुद्दे पढ़ेंगे, तो सिलेबस में साफ लिखा है कि जनसंख्या और संबंधित मुद्दे। मुद्दों का मतलब यही हो गया कि भाई कारण, प्रभाव, ठीक है? उसके बाद अगला है गरीबी और विकासात्मक विषय। गरीबी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि भाई गरीबी होती क्या है? गरीबी का कारण क्या है? गरीबी का सामाजिक कारण क्या है? गरीबी का राजनीतिक कारण भी हो सकता है, गरीबी का आर्थिक कारण भी हो सकता है। गरीबी का प्रभाव क्या-क्या पड़ता है, ठीक है? ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। गरीबी को कम करने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं और विकासात्मक मुद्दे, ठीक है? जैसे समावेशी विकास के बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है? और भी जो बहुत सारे वर्ग हैं, विकासात्मक मुद्दे जितने भी हैं कि जैसे महिला वर्ग है या उसके बाद में बच्चों का वर्ग है या दलित वर्ग है, उनके विकास के लिए सरकार ने क्या-क्या स्कीम्स चलाई हैं, वो सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इज़ दैट क्लियर? जी। ठीक है। सिलेबस का अगला पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे शहरीकरण, समस्या और उनके समाधान। तो अब यहाँ जब हम पढ़ेंगे तो अच्छा तुम लोग ना पीवाईक्यू देखते रहना, ठीक है? पीवाईक्यू देखोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि सिलेबस से कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा।
उसको पीवाईक्यू देखते हैं। जैसे शहरीकरण है, शहरीकरण से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे शहरीकरण क्या है? ठीक है? शहरीकरण के कारण क्या है? शहरीकरण के फ़ायदे नुकसान दोनों आपको पता होने चाहिए, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। शहरीकरण में भारत की क्या स्थिति है इस वक़्त, ठीक है? शहरों से क्या गरीब व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, अमीर को भी हो रहा है या दोनों को हो रहा है, ये बात हम पढ़ेंगे। शहरीकरण के अंदर क्या-क्या समस्या सरकार ने उनको ठीक करने के लिए उसके समाधान के लिए क्या-क्या स्कीम्स चलाई हैं, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा देख लेंगे, ठीक है? अर्बन करके एक स्कीम चली है, ठीक है? जल जीवन मिशन है, उसमें हम थोड़ा देख लेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। तो शहरीकरण के बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि 1971 में क्या कितना शहरीकरण था, फिर कैसे शहरीकरण बढ़ा है कि घटा है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे शहरीकरण का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी रहेगी। शहरीकरण का मतलब हो गया जब व्यक्ति अपनी अपनी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए या शिक्षा, स्वास्थ्य या अपनी भौतिक सुख के लिए, ठीक है? एक स्थान से, ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे स्थान पे जाता है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए, तो यही होता है आपका शहरीकरण होता है, ठीक है? जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है आपको वो रोज़गार ना मिल पा रहा हो, वो भौतिक सुविधा हुआ, शिक्षा या वो स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करेंगे? पलायन करेंगे, ऐसी जगह जाएँगे। तो जब आप वहाँ जब भीड़ पहुँचेगी, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा ही होगा, ठीक है? तो वही आपका शहरीकरण हो जाएगा। सबकी एक-एक डेफिनिशन हमें याद करके रखनी है। जैसे शहरीकरण की डेफिनिशन डब्ल्यूएचओ माफ़ कीजिएगा, अ, उसने यूएनओ की बहुत अच्छी डेफिनेशन शहरीकरण की, उसको हम लिख लेंगे। नोट्स आप लोग भी बनाते रहिएगा। देखो, मेहनत आप लोग को करनी है, मैं आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से दूँगा। उतनी मेहनत कर लोगे ना, तो आपका बहुत अच्छा लिख सकते हो आप मेंस। तो शहरीकरण की एक डेफिनेशन कर लिख लेना, वो मैं लिखवा दूँगा, नोट्स में होंगी। और उसके बाद में उसका डेटा क्या-क्या है, उसको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद कारण कारण, चर्चा, प्रभाव, वो सब हम देखते रहेंगे। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, उदारीकरण, निजीकरण पे। ठीक है? ये उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 1991 के बाद आया, जिसे एलपीजी सुधार भी बोलते हैं, एलपीजी सुधार। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि उदारीकरण क्या है, ठीक है? यहाँ मैं छोटा-छोटा समझाते हुए भी चलूँगा आप लोगों को। देखो, उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब उदार होना। उदार होने का मतलब हो गया कि जो बाहर की कंपनियाँ हैं, बाहर की कंपनियाँ, बाहर की फर्म को भारत में क्या करना, उनकी एंट्री करवाना, एमएनसी को भारत में लेके आना। तो भाई, भारत में एमएनसी कब आएगी? जब आप क्या करोगे, लाइसेंस सुधार, जब आप उसमें क्या करोगे, लाइसेंस में सुधार करोगे, आयात और निर्यात जो प्रतिबंध होते हैं, जो सीमा पे जो शुल्क लगता है उसको कम करोगे, तो बाहर की कंपनियाँ, एमएनसी कंपनियाँ क्या होंगी, भारत में दौड़ के आएँगी। तो एमएनसी कंपनी को भारत में आकर्षित करने के लिए जो लाइसेंस को सरल बनाया गया, आयात-निर्यात के प्रतिबंध को कम किया गया, इसी को उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण मतलब नीतियाँ बहुत सरल कर देना ताकि बाहर की कंपनियाँ यहाँ पर आएँ। तो यहाँ पर हमें क्या-क्या पढ़ेंगे कि उदारीकरण क्या है, ठीक है? उदारीकरण के कारण क्या थे, क्यों उदारीकरण सरकार को करना पड़ा? उदारीकरण का उदारीकरण का रोजगार पे क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण का महिलाओं पे क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण का राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा? उदारीकरण का सबसे ज़्यादा हम पहलू देखेंगे, आर्थिक प्रभाव देखेंगे, ठीक है? तो इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है उदारीकरण के, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है निजीकरण। जब निजीकरण का मतलब प्राइवेटाइज़ेशन जिसे बोलते हैं, निजीकरण का मतलब मैं बहुत सरल भाषा में समझाऊँगा आपको। जैसे सरकार की कोई योजना है, सरकार कोई प्लेटफ़ॉर्म बनाने जा रही है, ठीक है? उस प्लेटफ़ॉर्म को बनाने के लिए वो क्या करेगी कि कोई प्राइवेट कंपनी का सहयोग लेगी, उसको एक टेंडर देगी, उससे ये सहमति बनाएगी कि आप अपना इतना पैसा लगाओ और हम आपको इतना सहयोग देंगे और क्या करो, आप ये प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर दो। ठीक है? यही होगा प्राइवेटाइज़ेशन, जिसे हम निजीकरण बोलते हैं। जैसे आजकल अभी मोदी जी को लोग बहुत बोल रहे हैं ना कि भाई प्राइवेटाइज़ेशन कर दिया है। तो वही चीज़ हमें पढ़ना है कि भाई प्राइवेटाइज़ेशन क्यों किया है? पर निजीकरण का क्या कारण था? ठीक है? निजीकरण से क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुआ? ये चीज़ें पढ़ेंगे हम निजीकरण के अंदर। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रही है वो पूछ लेना रोक करके।
उसके बाद वैश्वीकरण की बात करेंगे। तो अभी एक चीज़ आप लोग को पता चल गई होगी, उदारीकरण, निजीकरण में अंतर तो समझ में भी आ गया होगा। कभी-कभी ऐसा सवाल भी पूछे, समझ में आया दोनों में अंतर? अभी अंगूठा नहीं आया किसी का। जी समझ में सर, आया? जी सर, समझ में आया। उदार उदारीकरण, निजीकरण में अंतर समझ में आ गया ना? जी। ठीक है, फिर बात हुई वैश्वीकरण की। देखो वैश्वीकरण अलग चीज़ है। अलग चीज़ क्या है? वैश्वीकरण बहुत व्यापक है। तो जैसे एक बड़ा गोला बनाओ, सबसे बड़ा गोला वैश्वीकरण हो गया। ठीक है? अब इसके बाद हो गया उदारीकरण, छोटा गोला इससे छोटा उदारीकरण गोला। इसी के अंदर एक गोला बनेगा छोटा इससे, वो हो गया, ये हो गया आपका उदारीकरण। ठीक है? अब इससे भी छोटा हो गया, वो हो गया निजीकरण, सबसे छोटा। बेटा बात समझ में आ गई? सबसे बाहर वाली चीज वैश्वीकरण है, उसके बाद आपका उदारीकरण है और फिर निजीकरण है। वैश्वीकरण समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है? देखो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक देश इसमें शामिल होंगे। दो या दो से अधिक देशों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से क्या करना, मंचों को साझा करना। ठीक है? ये तो मैंने डेफिनेशन बताई, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे क्या है कि भारत अपना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जापान में आयोजित कर रहा है। तो हमने क्या करा? अपनी अपनी संस्कृति को जापान जैसे देश के प्लेटफ़ॉर्म पे साझा किया, ठीक है? और हम अपनी संस्कृति को लेकर गए, मतलब संस्कृति को कहने का मतलब अब हम अपनी साड़ियों को लेकर गए, भाई वहाँ की महिला भाई साड़ी पहनने लग गई। जापान वालों ने क्या करा? भारत में आए, भारत के प्लेटफ़ॉर्म पे अपने खाने को प्रमोट किया, तो जापान का खाना हम लोग खाने लग गए। तो भाई क्या हुआ? सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ ना? तो ये क्या हुआ? यही तो वैश्वीकरण है कि मंचों को हम साझा कर रहे हैं, वैश्विक मंचों को साझा कर रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हो सकता है, ये राजनीतिक आदान-प्रदान भी हो सकता है, ठीक है? ये उसके बाद महिलाओं, जैसे महिलाओं का भी इस पे हम पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की पे प्रभाव पड़ने के, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? एक बार बता देना। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था। तो अब इन तीनों का प्रभाव भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था पे कैसा पड़ता है, सकारात्मक, नकारात्मक, वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर कह रहा है राजनीति पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो उदारीकरण का राजनीति पे प्रभाव, निजीकरण का राजनीति पे प्रभाव, वैश्वीकरण राजनीति पे प्रभाव, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक संरचना पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बार भी क्वेश्चन मेंस में पूछा था, मुझे याद है। तो सामाजिक संरचना में क्या क्या चीजें आ जाएंगी कि भाई विवाह, जाति, धर्म, महिला, ठीक है? और उसके बाद आपका हमारा जो धर्म वगैरह, वो सारी चीज़ सामाजिक संरचना का भाग हो जाएगा ना, महिलाओं की स्थिति। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का इन सब पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है? महिलाओं पे, हमारे धर्म पे क्या प्रभाव पड़ा, हमारी जाति व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, विवाह व्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, यही सामाजिक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि उदारीकरण का प्रभाव सामाजिक संरचना पे सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो ये वाली लाइन भी क्लियर हो गई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, जहाँ क्लियर ना हो हाथ के पूछते चलना, क्योंकि जब आप अभी अपने डाउट को क्लियर कर लोगे ना, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर। ठीक है? अगला पॉइंट चलते हैं, सामाजिक सशक्तिकरण। अ, अच्छा एक चीज़ मैं रुक के पूछ रहा हूँ, आप लोग ऐसे कुछ लिख रहे हो, नोट्स वोट्स बना रहे हो कुछ जो मैं बातें बता रहा हूँ, या ऐसे बैठे हो खाली? नहीं सर, नोट डाउन कर रहे हैं। नोट डाउन कर रहे हो ना? ठीक जी। है। कह रहा है कि सामाजिक सशक्तिकरण पॉइंट है। तो सबसे पहली बात है सामाजिक, समाज में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? समाज में महिलाएँ आएँगी, समाज में युवा भी आएँगे, समाज में किसान भी आएँगे, समाज में दलित भी आएँगे, ठीक है जी? समाज में महिलाएँ आ गईं, युवा आ गए, किसान आ गए, दलित आ गए, बच्चे आ गए, बुजुर्ग आ गए, हैंडीकैप्ड लोग, विकलांग लोग आ गए, तो ये सब समाज का हिस्सा है ना? तो इस पॉइंट का मतलब है सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब हो गया कि महिला सशक्तिकरण, किसान सशक्तिकरण, दलित सशक्तिकरण, युवाओं का सशक्तिकरण कैसे होगा, विकलांगों का सशक्तिकरण कैसे होगा, बुजुर्ग का कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें सारी बातें पढ़नी है। सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब ये हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये कह रहा है कि सांप्रदायिकता।
ठीक है? सांप्रदायिकता का मतलब होता है सांप्रदायिकता एक विचारधारा है। इस विचारधारा में क्या होता है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, अपने विचार या धर्म के प्रति इतना कट्टर हो जाता है कि वो दूसरे धर्म और विचार की क्या करता है, अवहेलना करता है और अपने धर्म को बचाने के लिए, बचाने कहने का मतलब है अपने धर्म को थोपने के लिए हिंसक हो जाता है। यही है सांप्रदायिकता, देसी भाषा में। एक सरल सा उदाहरण बताता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई एक एक कम्युनिटी का बंदा है, मतलब कोई इंसान है, किसी विशेष धर्म का है, तो उसको क्या है कि अपने धर्म के प्रति प्रेम तो है, लेकिन वो प्रेम इतना ज़्यादा है कि वो दूसरे धर्म की अवहेलना कर रहा है। ठीक है? ए धर्म वाला कह रहा है कि भाई बी धर्म बहुत ही बेकार है और अगर मुझे मौका मिलेगा तो बी धर्म को मैं खत्म कर दूँगा। यही यही रिस्ट जो विचारधारा है, ठीक है? यही है सांप्रदायिकता। बच्चे क्लियर? सांप्रदायिकता का पॉइंट? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे सांप्रदायिकता हम पढ़ेंगे तो सांप्रदायिकता का उद्भव कैसे हुआ भारत में? फिर हम चलेंगे, फूट डालो राज करो की नीति पढ़ेंगे पीछे की। 1857 आप सबको पता होगा कि 1857 के विद्रोह तक हिंदू मुस्लिम एक थे। उसके बाद विद्रोह के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी नीति लेकर के आई, डिवाइड एंड रूल जिसे कहते हैं। डिवाइड एंड रूल के बाद में आप धीरे-धीरे पढ़ेंगे कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया, सांप्रदायिकता का और ज़्यादा विभाजन हुआ, पृथक निर्वाचन मंडल बन गया। ऐसे करके क्रम में सांप्रदायिकता को हम एंड तक पढ़ेंगे। फिर 1947 में जब देश आज़ाद हो जाता है तो विभाजन की स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ठीक है? फिर इसमें हम गोधरा कांड भी थोड़ा देख लेंगे, एग्ज़ाम्पल्स हमें पता होना चाहिए। गोधरा कांड हो गया, ठीक है? उसके बाद में मुज़फ्फरनगर है, हाँ, मुज़फ्फरनगर विवाद हो गया। अभी दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में। वो सब एग्ज़ाम्पल हमें याद रखने हैं। एग्ज़ाम्पल धड़ाधड़ डालेंगे पॉइंट में तो समझ में आएगा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि सांप्रदायिकता की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिकता का सामाजिक कारण क्या है, सांप्रदायिकता का आर्थिक कारण क्या है, सांप्रदायिकता का राजनीतिक कारण क्या है, उसके एग्ज़ाम्पल को समझेंगे। सांप्रदायिकता का किसी समाज पे क्या प्रभाव होता है, वो चीज़ भी पढ़ेंगे। ठीक है? सांप्रदायिकता को रोकने के लिए कौन-कौन से कानून भारत में विद्यमान है, सरकार कौन-कौन सी नीतियाँ लेकर के आ रही है। उसके बाद सांप्रदायिकता को कम करने के लिए क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये सारी बात इसमें की जाएगी। बस इतनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना मैं बोल रहा हूँ इतना ही पढ़ना है मेंस के सिलेबस में और इतने में ही आप लोग का काफ़ी काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला पॉइंट है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? क्षेत्रवाद को भी थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट में। भाई क्षेत्रवाद का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र के प्रति इतना लगाव हो जाना कि आप क्या करोगे, इस अपने क्षेत्र के प्रति इतना लगाव हो जाएगा कि आप दूसरे क्षेत्र जो दूसरे दूसरे क्षेत्र के लोग होंगे, ठीक है? उनके प्रति आपके मन में द्वेष आ जाएगा। आप ये सोचोगे नहीं, जैसे अभी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के जो आपके मज़दूर थे, उनको भगाया जाने लगा कि भाई तुम दूसरे राज्य के हो, तुम यहाँ से भागो, ठीक है? तुम्हें मराठी बोलनी पड़ेगी, तो ये क्या है, क्षेत्रवाद है। तो महाराष्ट्र वाले क्या हो गए, अपने राज्य के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर हो गए और यूपी वालों को भगाने लग गए कि नहीं जी आप जाओ। तो यही तो क्षेत्रवाद है। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, पहली बात तो यही हो जाएगा कि क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद के कारण क्या है? तो कभी-कभी क्या होता है कि क्षेत्रवाद का फ़ायदा भी होता है, तो क्षेत्रवाद के नुकसान-फ़ायदे दोनों हैं। देखो फ़ायदा क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा क्षेत्रवाद होगा, तो स्थानीय मुद्दों पे सरकार काम करेगी, वहाँ की संस्कृति संरक्षित हो जाएगी, भाषा संरक्षित हो जाएगी, ठीक है? तो क्षेत्रवाद के फ़ायदे भी हैं और क्षेत्रवाद के नुकसान भी हैं, ठीक है? और क्षेत्रवाद में जैसे आप एग्ज़ाम्पल में जैसे आपका विवाद ये आया था अलगाववाद, अलगाववाद यहीं से आया, क्षेत्रवाद से आया। जैसे पंजाब में अलगाववाद की शुरुआत हुई कि भाई पंजाब हम अलग देश बनाएँगे, फिर कुछ टाइम बोडोलैंड का विवाद आया, गोरखालैंड का विवाद आया, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट का विवाद, ये सारी बातें हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्षेत्रवाद के अंदर पढ़ेंगे। क्षेत्रवाद के अंदर हमें इतना कुछ पढ़ना है। फिर इसमें हम ये भी जानेंगे कि भाई क्षेत्रवाद को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं, क्षेत्रवाद को कैसे रोका जा सकता है, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। आप लोग को क्षेत्रवाद समझ में आ गया? इन शॉर्ट में हम क्या पढ़ेंगे इसमें? बहुत बढ़िया। 1 मिनट का मतलब 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई है, किसी को कुछ पूछना है उसमें से? 30 सेकंड में आंसर करूँ? नो सर, बस सर ये बजट सॉरी ये आप सिलेबस ग्रुप पे डालेंगे ना? क्योंकि हम लोग पूरा नहीं नोट कर रहे हैं, आप जितना समझाते जा रहे हो उतना ही नोट कर रहे हैं। सिलेबस तो हर जगह है, गूगल करोगे सिलेबस मिल जाएगा।
कोई टेंशन नहीं है सिलेबस की। हाँ, ये ग्रुप में डाल जी। दें, ग्रुप में आप ही लोगों के लिए ही सब मिल जाएगा जी, ठीक। हाँ, छोटे-छोटे नोट्स बनाते रहना, इससे पता है क्या होगा, आपका ना बेस तैयार हो रहा है, तो जब मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा ना क्षेत्रवाद, तो आपको ये बात पता ल चल जाएगी भाई सर क्षेत्रवाद का मतलब क्या होता है, सर क्या बता रहे हैं, ठीक है? तो मैं हर चीज़ को डिफाइन करते हुए चल रहा हूँ बहुत शॉर्ट में, ओके सर। एग्ज़ाम्पल के साथ भी। जी। उसके बाद अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है? तो धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, मैं सीधी-सी बात बताता हूँ। देखो, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि जो देश की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था है, वो किसी धर्म के आधार पे ना चल के, कानून के आधार पे चलेगी। सिंपल सा मतलब यही है, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म को किसी चीज़ का आधार नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप कैसा है, ठीक है? या पूछ लेगा कि पश्चिमी देश का जो धर्मनिरपेक्षता है और भारत की धर्मनिरपेक्षता है, उसमें क्या अंतर है? भारत की धर्मनिरपेक्षता सकारात्मक है, जबकि पश्चिमी देश की जो धर्मनिरपेक्षता है, वो नकारात्मक। एक उदाहरण से समझाते हुए चलूँगा, दिमाग में घुस जाएगा आज आपके। देखो, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है ना, वो ये कहती है कि हम धर्म के आधार पर किसी को हम कोई भी कानून मतलब धर्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, सभी के मध्य समानता रहेगी, सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन जो हमारे कानून होंगे वो धर्म पे आधारित नहीं होंगे, ठीक है? और धर्म को हम और दू लेकिन हमारा जो धर्मनिरपेक्षता वो सकारात्मक है, सकारात्मक का मतलब ये वो होता है कि सरकार क्या कर सकती है कि सपोर्ट कर सकती है किसी धर्म के लिए, जैसे जैसे हज सब्सिडी आई, जैसे अभी आपका माघ मेले का सरकार आयोजन कर रही है, तो सपोर्ट करेगी सरकार, लेकिन धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी। इसको बोलते हैं सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन जब आप पश्चिमी देशों में देखेंगे, पश्चिमी देशों का मतलब मेरा यहाँ से हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो गया, तो वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक है। मतलब वहाँ पर सिंपल सी बात है, सरकार किसी भी धर्म को कोई सहयोग नहीं करेगी। ठीक है? धर्म का मतलब वहाँ किसी स्कूल में धार्मिक कोई बातें नहीं होगी और पब्लिक प्लेस पे आप कोई भी धार्मिक चित्र का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। अभी फ्रांस ने हाल ही में क्या क्या करा कि बुर्के पे बैन लगा दिया कि भाई बुर्का पहन के आप बाहर नहीं निकलोगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, बुर्के पे बिल्कुल आज़ादी, बुर्का पहन के आप जा सकते हो। तो वहाँ पर क्या है कि भाई उन फ्रांस को ये लगा कि जो बुर्का है वो धार्मिक एक एक क्या कहते हैं धार्मिक चित्र है। धार्मिक मतलब धार्मिक चित्रण दिखा रहा है, तो बुर्के को बैन करो। तो भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है वो क्या है सकारात्मक है, जबकि पश्चिमी देशों का नकारात्मक है। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप भारत में पढ़ेंगे, जैसे धर्मनिरपेक्षता की चर्चा प्रस्तावना में की गई है, ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी बातें हम धर्मनिरपेक्षता में पढ़ेंगे, ठीक है? सर आवाज़ आ रही है? आ रही नहीं है। सर। जी, आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये आपका जो सिलेबस पूरा एंड करवाना है या फिर इसकी जो बची हुई चीज़ें वो कल करवानी है, मैं ये पूछ रहा हूँ, या बच्चे भी कंफर्टेबल हैं करवाने के लिए, एक बार आप पूछो, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बच्चों से आप पूछ लो। करवा दीजिए सर, नो प्रॉब्लम। सबसे सर ये आपका दिख नहीं रहा है, वो पीपीटी गायब हो करवा गया। देंगे पूरा। पूरा करवा दें, क्योंकि अभी आपको 1 घंटा और रुकना पड़ेगा पूरा, क्योंकि अभी 2 पॉइंट खत्म हुए हैं, अभी भूगोल भी आपका पूरा चलेगा, ठीक है? तो क्या करना है, ये चीज़ मैं कंटिन्यू करवा दूँ या फिर कल इसको कवर करें? एक बार सर सब कल चारों करिए। कल करोगे? 1 घंटा चलेगा सर, तो कल कर लीजिएगा। हाँ, तो 1 घंटा तो लगेगा ना। कितना बचा एक बार सर स्क्रॉल करना। अभी ज्योग्राफी वाला पोर्शन चल रहा है, ज्योग्राफी और ये यूपी फिजिकल वाला बचा हुआ है। हाँ, तो 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो ये सर आप एक जैसा काम सही करते हैं, समझें। कल नहीं, कर मुझे दो, कोई कल संडे है, कल कर दो। जी। कल, क्योंकि आप लोग भी ये पहली क्लास है ना, पता लगा सर ने आज ही 2 घंटे में हमें पका दिया, ये सोचोगे ना आप लोग।